पुराने जमाने की बात है। एक आलीशान सल्तनत पर जलालुद्दीन नाम का एक नेक और ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी शानो शौकत का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। बादशाह का दरबार कीमती पत्थरों और सोने से सजा होता था, जिसका दबदबा देखकर लोग हैरान रह जाते थे। बादशाह जलालुद्दीन अपनी जाहिरी शानो शौकत पर बहुत फख्र करता था। वह समझता था कि उसकी दौलत और इख्तियार उसे दुनिया में सबसे बड़ा बनाते हैं। वह अक्सर अपनी प्रजा पर रौब डालने के लिए बड़े बड़े जुलूस निकालता और खुद को सबसे अफजल जाहिर करता था। एक दिन बादशाह अपने शाही महल के ऊंचे झरोखे में बैठा था। उसकी नजर शहर की गलियों पर पड़ी, जहां लोगों का हुजूम था। अचानक उसकी नजर एक हकीर से फकीर पर पड़ी, जो एक पुरानी चटाई पर बैठा था। यह फकीर, जिसका नाम मूसा था, बहुत ही सादा और खस्ताहाल था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। वह दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता और दुनियावी माल दौलत से बेनियाज था। फकीर मूसा के चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो बादशाह के महल की चमक से भी ज्यादा रोशन था। उसकी आंखों में सब्र और कनात की गहराई थी, जिसने बादशाह को लम्हे भर के लिए मुतवज्जह कर दिया। बादशाह ने अपने वजीर को फौरन बुलाया और हिकारत आमेज लहजे में पूछा, यह कौन हकीर इंसान है जो मेरी सल्तनत की शानो शौकत में एक धब्बा लगा रहा है? इसे यहां से फौरन हटा दिया जाए। बादशाह का गुरूर उसके चेहरे से जाहिर था। वजीर ने सर झुकाया और कहा, हुजूर, यह फकीर मूसा है। लोग इसे दरवेश कहते हैं और इसके सादा मिजाज की वजह से इसकी बड़ी इज्जत करते हैं। यह किसी से कोई मदद नहीं मांगता, बस अपनी दुनिया में मग्न रहता है। बादशाह ने वजीर की बात सुनकर नाक भौं सिकोड़ी। उसे फकीर की यह कानात और लोगों का एहतराम अच्छा नहीं लगा। बादशाह ने सोचा कि यह फकीर, जो दुनिया की हकीकत से बेखबर है, उसकी शान को कम करने की कोशिश कर रहा है। बादशाह जलालुद्दीन के दिल में गुरूर ने एक साजिश तैयार की। उसने फैसला किया कि वह इस फकीर मूसा का मजाक उड़ाएगा और उसे दुनिया की हकीकत से वाकिफ कराएगा। वह चाहता था कि फकीर उसके सामने झुककर अपनी मोहताजी का इकरार करे। इस गुरूर और हिकारत के जज्बे के साथ बादशाह ने फकीर को अपने शाही दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। यह एक ऐसा हुक्म था जिसकी जलालुद्दीन ने पहले कभी किसी आम आदमी को जुर्रत नहीं की थी। यह एक अहम मुलाकात की शुरुआत थी। जब फकीर मूसा को बादशाह के दरबार में बुलाए जाने का फरमान पहुंचा, तो उसने सुकून और इत्मीनान से सर हिलाया। उसने अपनी फटी हुई चादर कंधे पर डाली और आहिस्ता कदमों से महल की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर खौफ या परेशानी का कोई निशान नहीं था। दरबार में पहुंचते ही मूसा ने देखा कि बादशाह जलालुद्दीन एक ऊंचे तख्त पर बैठा है। उसके आसपास कीमती मोती और हीरे जड़े हुए हैं। दरबार की चकाचौंध रोशनी और दरबारियों का अदब फकीर की सादगी के बिल्कुल बरक्स था। फकीर मूसा दरबार के बीच में जाकर खड़ा हो गया और बादशाह को सलाम किया। उसका सलाम आम दरबारियों की तरह चापलूसी वाला नहीं था, बल्कि एक नेक शख्स का सच्चा सलाम था। बादशाह ने गुरूर से उसे ऊपर से नीचे देखा। बादशाह जलालुद्दीन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ फकीर से कहा, ए दरवेश, सुना है तुम दुनिया की दौलत और आराम को ठुकरा चुके हो। तुम समझते हो कि यह महल और यह ताकत आरजी है, लेकिन क्या तुमने कभी इस आरजी ताकत को करीब से देखा है? फकीर मूसा ने निहायत नरमी और आजीजी से जवाब दिया, ए बादशाह, मैंने अपने रब के खजाने को देखा है, जिसके सामने यह दुनियावी दौलत एक मुट्ठी भर खाक के सिवा कुछ नहीं। आरजी और हमेशा बाकी रहने वाली चीज में फर्क सिर्फ एक दिल जानता है। बादशाह को फकीर का यह बेबाक जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने खजांची को हुक्म दिया कि एक सोने की थाली लेकर आओ और उसे हीरे जवाहरात से भर दो, ताकि फकीर की आंखें चौंधिया जाएं और वह अपनी मोहताजी का इकरार कर ले। जब सोने की थाली फकीर के सामने रखी गई, तो उसकी चमक से दरबार की फिजा दमक उठी। तमाम दरबारियों ने सोचा कि अब फकीर मूसा जरूर लालच में आकर इस दौलत को कबूल कर लेगा और बादशाह की अजमत का एतराफ करेगा। फकीर जीरो मूसा ने थाली की तरफ एक नजर भी नहीं देखा, जैसे वह पत्थरों को देख रहा हो। उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, क्या यह दौलत आपके पास हमेशा रहेगी? क्या यह आपको मौत से बचा सकती है? मेरा रब तो ऐसा देता है जो कभी खत्म नहीं होता। बादशाह जलालुद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसकी पेशकश को ठुकरा सकता है। उसने फैसला किया कि वह फकीर को जबरदस्ती हकीर साबित करेगा और उसे मजबूर करेगा
कि वह उसकी दौलत का भिखारी बने। इस मुकाबले में जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और दूसरी तरफ एक फकीर का ईमान, बादशाह को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद दुनियावी शान शौकत से भी कोई बड़ी चीज मौजूद है। यह मंजर दरबार के लिए बिल्कुल नया था। फकीर मूसा के इनकार ने बादशाह जलालुद्दीन के गुरूर को मजीद चोट पहुंचाई। उसने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम मेरी दौलत नहीं चाहते तो मुझे साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा खुश और मुतमिन हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। मूसा ने सुकून से बादशाह की आंखों में देखा और कहा, ए बादशाह, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो आपके तमाम खजानों से ज्यादा कीमती है। वह है कनात और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। यह खजाना न चोरी हो सकता है और न खत्म। बादशाह ने इस बात को फलसफा समझकर नजरअंदाज कर दिया और फकीर को एक जाल में फंसाना चाहा। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी कानात इतनी ही बड़ी है तो मुझसे एक वादा करो। तुम अपनी कोई एक जरूरत बताओ और मैं उसे पूरा करूंगा। तमाम दरबारी यह सुनकर मुस्कुराए कि अब फकीर जरूर कोई बड़ी चीज मांगेगा, जैसे कोई जागीर या कीमती सोना। वह सब इस इंतजार में थे कि कब फकीर अपनी कनात के दावे से फिरता है और बादशाह के सामने झुकता है। फकीर मूसा ने गहरी सोच के बाद एक अजीब शर्त पेश की। उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी चीज मांगता हूं। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, जल्दी बोलो, क्या चाहिए? सोना, चांदी, जागीर, महल, जो मांगोगे वह तुम्हारा हो जाएगा। बस साबित करो कि तुम मेरी ताकत का एतराफ करते हो। फकीर मूसा ने कहा, मुझे इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं जिन्हें लोग दौलत कहते हैं। मेरी जरूरत सिर्फ ये है कि मुझे आपकी शाही सवारी में एक दिन के लिए घूमने की इजाजत दी जाए और आप मेरी सवारी में मेरे साथ चलेंगे। यह सुनकर बादशाह और तमाम दरबारी हैरान रह गए। शाही सवारी में फकीर और बादशाह का उसकी सवारी में? यह बात बादशाह की शान के खिलाफ थी। लेकिन बादशाह अपनी बात से मुकरना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी धौंस जमाना चाहता था। बादशाह जलालुद्दीन ने सख्त हिचकिचाहट के बाद इस अजीबो-गरीब शर्त को कबूल कर लिया। उसने सोचा कि यह फकीर सिर्फ एक दिन का खेल खेल रहा है और कल वह उसे दोबारा अपनी हैसियत याद दिला देगा। बादशाह ने तकब्बुर से सर हिलाया। फकीर मूसा ने बादशाह को मुखातिब किया और कहा, यह शर्त कल सुबह पूरी होगी। मैं आपको वह हकीकत दिखाऊंगा जो आप अपने सोने के तख्त पर बैठकर कभी नहीं देख पाए हैं। यह कहकर फकीर वहां से खामोशी से चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह से नहीं फूटी थीं कि फकीर मूसा बादशाह की शर्त पूरी करने के लिए शाही महल के बाहर खड़ा था। महल के तमाम मुलाजिम हैरान थे कि यह कैसा मंजर देखने को मिलेगा। बादशाह जलालुद्दीन मजबूरी में अपना शाही लिबास छोड़कर एक आम मुसाफिर का लिबास पहने हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे एक फकीर की सवारी में चलना पड़ रहा था। फकीर मूसा फटे हाल होने के बावजूद शाही रथ पर एक फातेह की तरह बैठा। उसने बड़े वकार से रथ को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। मूसा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना एक नया वकार पैदा हो गया हो। पीछे पीछे बादशाह जलालुद्दीन जमीन पर पैदल चल रहा था। जो बादशाह हमेशा लोगों को हुक्म देता था, आज वह एक फकीर के पीछे कदम मिला रहा था। प्रजा ने जब यह मंजर देखा तो वह सन्नाटे में रह गई। किसी को यकीन नहीं आया। शहर की गलियों में जब यह अजीब जुलूस गुजरा तो हर तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। लोग यह देखकर हैरान थे कि उनका ताकतवर बादशाह एक फकीर के पीछे चल रहा है और फकीर शाही रथ की सवारी कर रहा है। चलते चलते बादशाह को पहली बार सख्त थकान महसूस हुई। वह अपने जूतों के अंदर की कंकरियां महसूस कर रहा था और धूप की शिद्दत भी उसे बेचैन कर रही थी। ये वह एहसास थे जिनसे वह हमेशा शाही सवारी में दूर रहता था। फकीर मूसा ने रथ से झुककर बादशाह से पूछा, ए बादशाह, कैसा लग रहा है? क्या यह जमीन आपको आराम दे रही है? क्या यह सूरज की तपिश आपके लिए सुकून बख्श है? मूसा के लहजे में कोई तंज नहीं, बल्कि गहरा सवाल था। बादशाह जलालुद्दीन को शर्मिंदगी के साथ एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि शाही रथ में बैठकर वह दुनिया की हकीकतों से कितनी दूर था। पैदल चलकर ही उसे प्रजा के दुखों का अंदाजा हो रहा था। मूसा ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, यह रथ और यह पैदल चलना सिर्फ एक दिन का खेल है, लेकिन सोचें, जो लोग रोज पैदल चलते हैं वह किस हाल में रहते होंगे। इस आरजी बादशाहत पर आपको इतना गरूर क्यों है?
किरदारों के इस तबादले ने बादशाह की आंखें खोल दी। उसे महसूस हुआ कि दौलत और ताकत सिर्फ एक पर्दा है जो हकीकत और इंसानियत के बीच खींचा हुआ है। उसके गरूर का शीशा पहली बार टूटना शुरू हो गया था। जब दोपहर का वक्त हुआ और सूरज अपने उरूज पर था, तो फकीर मूसा ने रथ एक छोटी सी कच्ची बस्ती के पास रोक दी। यह वह इलाका था जहां सल्तनत के सबसे गरीब और महरूम लोग रहते थे, जिनसे बादशाह हमेशा दूर रहा था। मूसा ने रथ से नीचे उतरकर बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब आप थोड़ी देर मेरे साथ इस जमीन पर बैठें। मैं आपको अपना खजाना दिखाता हूं, जो मेरी असल दौलत है और जिस पर मुझे गरूर नहीं बल्कि शुक्र है। थका हारा बादशाह जलालुद्दीन भी अब इस कच्ची जमीन पर बैठ गया, जहां धूल और गरीबी थी, लेकिन अजीब सा सुकून भी था। बादशाह को पहली बार महसूस हुआ कि बगैर तकल्लुफ के जमीन पर बैठना कैसा लगता है। इस बस्ती के चंद बच्चे भागते हुए मूसा के पास आए, जिनके चेहरों पर हकीकी खुशी थी। वह सब फकीर मूसा से कहानियां सुनते थे और वह बच्चों को अल्लाह की अजमत और सब्र की तालीम देता था। बच्चों ने मूसा को अपना बचा हुआ सूखा खाना पेश किया, जिसे फकीर ने मुस्कुराकर कबूल किया। यह मोहब्बत और इखलास का खाना था, जिसकी कीमत शाही दस्तरख्वान के बेहतरीन खानों से भी ज्यादा थी। फकीर मूसा ने बादशाह से कहा, ए जलालुद्दीन, देखें, ये मेरी सच्ची दौलत है। ये बेलौस मोहब्बत, ये बच्चों का एतबार और ये कनात। आपका खजाना आपको सिर्फ चीजें दे सकता है, लेकिन ये रिश्ते और सुकून नहीं। बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की सादा, बेगर्ज खुशी कभी नहीं देखी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके महल में हर तरफ साजिश और चापलूसी है, मगर यहाँ गरीबी में भी इखलास मौजूद है। मूसा ने बादशाह से कहा, आज आप मेरे पीछे पैदल चले, इसलिए आपने जमीन के दुख को महसूस किया। आपने बगैर शाही कपड़ों के जिंदगी का सामना किया, इसीलिए आपको अपनी प्रजा की मोहताजी समझ में आई। बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। उसने अपना गरूर और तकब्बुर एक ही दिन में टूटते हुए देख लिया। उसने महसूस किया कि उसका इख्तियार और दौलत सिर्फ एक आर्जी पर्दा था। इस दिन बादशाह ने हकीकत का सामना किया। उसने समझ लिया कि असल अजमत इंसान के दिल में होती है, न कि उसके तख्त पर। यह तजुर्बा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित होने वाला था, जिसका अंजाम अभी बाकी था। जब सूरज डूबने लगा और बादशाह और फकीर मूसा दोबारा महल की तरफ लौट रहे थे, तो बादशाह ने मुकम्मल आजीजी के साथ मूसा से बात की। अब बादशाह का लहजा मगरूर नहीं, बल्कि एक तालिबे इल्म का था। बादशाह जलालुद्दीन ने सर झुकाकर कहा, ए दरवेश मूसा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सिर्फ दौलत का मालिक था, मगर खुशी और सुकून से महरूम। मैं वादा करता हूं कि आज से मेरी हुकूमत में न्याय और कनात को अव्वलियत हासिल होगी। बादशाह ने इस फकीर से इसरार किया कि वह अपनी कोई भी आखिरी ख्वाहिश बताए, ताकि वह उसे पूरा कर सके। बादशाह दिल से इस फकीर को इस अजीम सबक का इनाम देना चाहता था, जो उसने बादशाह को सिखाया था। तमाम दरबारी और वजीर जो इस्तकबाल के लिए खड़े थे, ये सोच रहे थे कि अब फकीर जरूर कोई बड़ा ओहदा या सोना मांगेगा, क्योंकि अब उसे बादशाह पर मुकम्मल इख्तियार हासिल हो चुका था। फकीर मूसा ने बड़े सुकून से मुस्कुराया और बादशाह से कहा, ए बादशाह, आपका दिल साफ हो चुका है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, लेकिन मेरी सिर्फ एक छोटी सी आखिरी ख्वाहिश है। मूसा ने महल के मरकजी दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां एक पुरानी चटाई पड़ी थी, जो फकीर का ठिकाना थी। मूसा ने कहा, बस इस पुरानी चटाई को इस शाही दरवाजे के ऊपर लटका दिया जाए। बादशाह और तमाम दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए कि इतना बड़ा मौका और फकीर ने सिर्फ एक पुरानी चटाई लटकाने की दरख्वास्त की। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया और वह फटी हुई चटाई शाही दरवाजे के ऊपर लटका दी गई। जब बादशाह ने इस अजीब ख्वाहिश की वजह पूछी, तो फकीर मूसा ने गहरा सांस लिया। उसने कहा, ए बादशाह, यह चटाई इस बात की याद दहानी होगी कि तुम बादशाह बनने से पहले एक फकीर भी बन सकते थे। मूसा ने मजीद कहा, और जब भी कोई गरीब या फकीर इस दरवाजे से गुजरेगा, तो वह यह चटाई देखकर समझेगा कि इस मुल्क का बादशाह सिर्फ शाही लिबास नहीं, बल्कि गरीबी और आजिजी की कदर भी जानता है। उस दिन के बाद बादशाह जलालुद्दीन ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह तख्त पर बैठकर भी आजिजी का पैकर रहा और उसकी हुकूमत न्याय के लिए मशहूर हो गई। नैतिक सबक यह है कि असल बादशाहत माल में नहीं, बल्कि दिल की आजिजी और अल्लाह पर यकीन में है।